नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? हाँ जी, सब बढ़िया एकदम। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। तो पढ़ाई के मूड में, जोश में। वेरी गुड। आइए साथियों, सेशन की शुरुआत की जाए। अभी क्लास छोड़ते ही बैठते तो ऐसी राहत मिलती है कि सांस आ गई है जैसे ना। हाँ जी, ये और कंटेंट कंटेंट अपलोड कर देते हैं आपका। इधर ठंड कैसी है? यार अभी इन दिनों तो ज्यादा नहीं हो रही है, बीच में ठीक ठाक हो गई थी। हाँ, अभी पता नहीं क्यों थोड़ा सा ठंड ज्यादा है नहीं। हाँ जी, क्लास में मजा आ जाता है। सही है, थैंक यू सो मच। यार पढ़ाते पढ़ाते मेरे तो पसीने आ जाते हैं भाई। बहुत जान लगती है यार, पढ़ाने में इतना आसान काम नहीं होता है। हाँ जी, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। हाँ जी, तो करने क्रांति आज। बंगाल में बहुत ठंड है। हाँ नहीं, ठंड तो अच्छा है ही बेटा। ठंड तो अच्छी भी है, मतलब सेशन के हिसाब से भी अच्छी है, मतलब फसलों के उगने के लिए ठंड का होना बहुत जरूरी है। मतलब रबी रबी की फसलें उगती ही तब है जब ठंड बहुत अच्छी हो। अगर ठंड ना हो तो इशू हो जाएगा। हाँ जी, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। हाँ जी, शुरू करें। अरु से मिलवा दें। हाँ, अरु को मिलने के लिए आज मैंने एक वीडियो पोस्ट किया है, उसका कुछ घट उसकी हरकतें नोट की थी। अभी मिल जाएगा दिन भर में। एक उसका फेसबुक पे वीडियो डाला है, इस चक्कर में उसकी कुछ हरकतें मैं नोट कर रहा था इन दिनों, तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूंगा। आज आपको दिख जाएगा वो, कहीं ना कहीं मैंने बोला तो है पोस्ट पेस्ट करने के लिए अपनी टीम को। कर दें शायद, क्या पता। है ना, पता चल जाएगा। हाँ, आज भारत बंद है। हाँ, मैं इंस्टा पे भी हूँ, सब जगह हूँ। अभी फिलहाल के लिए क्लास में हूँ, अगर इजाजत हो तो पढ़ लिया जाए। है ना, क्रांति कर ली जाए। बतिया लिए आप। जो भी हमारी क्लास में नए विद्यार्थी पधारे हों वो ये मान के चला करें कि हमारी क्लास का शुरुआती 5 मिनट वो बतियाने में ही जाता है। बतियाने में इसलिए क्योंकि और कहाँ बतियाएंगे आप मुझसे। मतलब कुछ हालचाल अगर पूछने जैसा कुछ हो तो वो कहाँ होगा, वो यहीं पे तो होगा। है ना। विकी मिश्रा, ये सवाल सही पूछ रहे हो। बेंगा बाबा ने मोदी जी के बारे में कुछ पूछा? मैं खूब ढूंढा यार, मोदी जी के बारे में कुछ नहीं लिखा उन्होंने। बाबा बेंगा ने। हाँ जी। हाँ यार, वो जल्दबाजी में 15 बोल दिया। आंध्र प्रदेश के अंदर जो है ना, वो 15 नहीं 13 डिस्ट्रिक्ट है, सही कह रहे हैं आप। बाद में मैं बोलने के बाद में रिकॉल किया तो वो 13 थी, पर मैं जल्दबाजी में निकल गया यार। कल बोल दूंगा उस चीज को, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश में 13 डिस्ट्रिक्ट है। गजब की नॉलेज कहाँ से लाते हो, फ्री में हम लोगों को मिल जाती है। यूजर महाकाल। भैया कुछ नहीं, आपके लिए ही मेहनत की जाती है, मजा आता है किसी के लिए मेहनत करके, अगर अच्छा लगे। अजी इजाजत दे दो, पढ़ा दें, एक बार थम्स अप कर दो। फिर बतिया लेंगे, लास्ट में बतिया लेंगे थोड़ी देर और। है ना। ठीक है, आओ मेरे प्यारे साथियों। तो शुरू कर रहे हैं भैया। आज हम क्रांति कर रहे हैं, 1857 की क्रांति में आपका स्वागत है। और 1857 की क्रांति के अंदर ये किरदार हैं, और बहुत ही भव्य तरीके से आपके सामने आज की इस पूरी क्रांति को प्रदर्शित किया जाएगा और बताया जाएगा कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। और क्रांति को बहुत ही बेसिक आधारभूत तरीके से, मतलब आज क्रांति आप वैसे पढ़ने वाले हैं कि आप इसको कहीं पर भी यूज करके आ सकते हैं। कोई सा भी एग्जाम कर लें, सारा काम हो जाए। ठीक है, आइए तो मेरे प्यारे साथियों, आज की क्रांति के किरदार जो हमारी, मतलब गलत गलती से हमारे पीछे लगे हुए हैं। लेकिन गलती क्या, मतलब ये टेक्निकली आप समझ सकते हैं कि मैं आगे बैठा हूं, अदरवाइज ये हमारे लिए परम पूज्य हैं।
जिन्होंने हम भारतीयों में यह विश्वास भरा। क्या विश्वास भरा? कि हम भी कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स ने तो यह हाल कर दिया था कि हमारा अपने ऊपर ही विश्वास खत्म हो गया था। विश्वास खत्म क्यों हो गया था? कि भाई हम ये मानते हैं कि भाई यही लोग हैं जो ईश्वर ने हमारे लिए भेजे हैं, अदरवाइज तो हमारे ऊपर कोई मतलब ही नहीं था, है ना। तो ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों, ये वो क्रांति थी जिसने भारतीयों को झकझोर दिया, अंग्रेजी सत्ता को हिला दिया। सत्ता को हिला दिया से मतलब यह है कि वहां पर जो अंग्रेज हुकूमत बैठी थी वो सोचने पर विवश हो गई कि भैया कैसे हम इन चीजों से निपटे। ठीक है। तो भाई साहब ये सवाल बड़ा बना कि अब क्या किया जाए, क्या हुआ, कहानी सारी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इस शब्द का मतलब समझें। और मैं आपको एक बार कंटेंट का दर्शन कराना चाहूंगा कि कितना अद्भुत कंटेंट आपके लिए लेकर के आए हैं हम। आइए थोड़ा सा अद्भुत कंटेंट का दर्शन प्राप्त कर लें आप। सारे की सारी चीजें, कारण क्या थे, तात्कालिक कारण क्या थे, राजनीतिक कारण क्या थे, सामाजिक और धार्मिक कारण क्या थे, आर्थिक कारण क्या थे, सैन्य कारण क्या थे, विद्रोह का प्रसार कहां कहां पर था, विद्रोह के प्रसार के बाद में किस प्रकार से उसे कुचला गया, विद्रोह फिर असफल क्यों हुआ, असफल क्यों हुआ, उसका प्रभाव यानी कि असफल होने के कारण क्या थे ये जाना गया। फिर आती है वो चीजें जहां से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, किसके समय ये विद्रोह हुआ था, तो ये वाली बात की जाएगी। नंबर नेक्स्ट मेरे प्यारे साथियों, विद्रोह के परिणाम क्या निकले, विद्रोह के परिणाम के बाद में विद्रोह के बारे में इतिहासकारों का क्या मत है। ये प्रश्न तो बहुत दबा के पूछा जाता है भाई, बीडी सावरकर ने इन्हें क्या कहा, डिजराइली ने इन्हें क्या कहा, ये सारी चीजें। इसके साथ साथ ही मेरे प्यारे साथियों 1857 की महान क्रांति के केंद्र कहां कहां थे, तो मेरे प्यारे साथियों केंद्र कहां थे ये बताया गया। केंद्र कहां है, सारी चीजें, कौन कौन फेमस था, कौन कौन से क्षेत्र का व्यक्ति फेमस था। फिर रानी लक्ष्मीबाई जो कि इन दिनों बहुत ज्यादा चर्चा में रही हैं, है ना, उनके बारे में पूरी जानकारी आपके साथ में यहाँ साझा की गई है। इसके बाद में जितने भी लोग फेमस हुए जो इस मूवी के अंदर थे, मतलब जो इसके अंदर थे वो थे। इसके बाद ही फिर 1857 के ऊपर कोई पुस्तक अगर लिखी गई है, मैं कह रहा हूं ना, इस कंटेंट को यूज करके आप यूपीएससी तक के अंदर भी बैठ सकते हैं। ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों ये वाला कि कौन कौन सी इसके ऊपर किताबें लिखी गई हैं 1857 के ऊपर, ये आपको उपलब्ध कराई गई हैं। तो उम्मीद है सभी साथियों को 1857 के संबंध में जो भी जानकारी आज हम देने जा रहे हैं ये उन्हें बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। और हर कहानी को जैसे कि हमने आपके लिए जो बोलेंगे वो सब लिखा हुआ यहाँ पर दे दिया है, इसलिए कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। आइए तो मैं शुरू करता हूं मेरे प्यारे साथियों 1857 की क्रांति के बारे में। लेकिन उससे पहले क्रांति कहते किसको हैं, एक बेसिक शब्द समझ लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों क्रांति कहा जाता है बहुत कम समय में हुए बहुत बड़े परिवर्तन को क्रांति कहा जाता है। क्रांति क्या है यह ध्यान से सुनिएगा। हाँ भाई, कुछ विद्यार्थी नए आए हैं, उनको नहीं पता है कि कंटेंट कहां से मिलता है। बेटा अपनी क्लास के बगल में 3 बिंदियां लगी होती हैं, जब आप क्लास खत्म कर लोगे या शुरू करोगे 3 बिंदियां राइट हैंड कॉर्नर पर लिखी होती है, वहां पर आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड नाउ का ऑप्शन आएगा, वहां से मेरे प्यारे साथियों आप लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, दुर्गा प्रसाद जी आप इलुरु से ही हैं क्या? चलिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, सुनिए साथियों 1857 की क्रांति के बारे में हम बात बताएं आपको। इधर सुनिएगा कि क्रांति कहते किसको है, तो हमने क्या कहा, जब बहुत बड़ा परिवर्तन बहुत छोटे समय में हो जाए तो उसे क्रांति कहा जाता है। क्रांति होने के पीछे, अब बड़ा परिवर्तन है छोटा समय है, दो चीजें ऐसी हो गई, परिवर्तन बड़ा और कारण मतलब समय छोटा। समय छोटा मतलब कि आप कल तक थे तो कुछ नहीं था, आज अचानक देखा कि सब चीजें बदल चुकी है, ऐसी चीजें। तो सवाल बनता है कि ऐसे कारण क्या रहे थे, परिवर्तन का कारण क्या था, क्यों ऐसा हुआ। तो उन कारणों को आज हम जानेंगे कि 1857 की क्रांति क्यों हुई थी। इसके बहुत सारे कारण जिनमें को हम मतलब इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। उन कारणों में सबसे पहला कारण जिसको कि तात्कालिक कारण माना जाता है, वो कहा जाता है कि अंग्रेजों के द्वारा मेरे प्यारे साथियों बंदूकों का उपयोग करवाया जाता था। ऑब्वियस सी बात है कि अंग्रेज थे तो अपने लिए सेना रखते थे, सेना रखते थे तो उनके पास बंदूकें हुआ करती थी सैनिकों के पास में। सैनिक जो बंदूक यूज किया करते थे, बहुत बार पूछा गया है ये, तो वो ब्राउन बैस के नाम पर एक मतलब ब्राउन बैस नामक एक बंदूक यूज किया करते थे, उसके स्थान पर नई एनफील्ड राइफल्स दी गई। यानी कि जैसे अपने होता है ना इंसास की जगह AK-47 सभी को दे दी गई। ठीक है। नाहर भाई मैं देख लूंगा यार, है ना, अभी बीच में मतलब मैं नहीं कह सकता, और ये जिम्मेदारी मैंने कुछ को दे रखी है, करवाता हूं भाई मैं ये सारे काम भी। ठीक है। हाँ, अभी जैसे रिसेंटली सचिन भारत ने कहा कि सर AK-203, अभी हमने रशिया के साथ में बात करी है मांगने के लिए, तो ऐसा क्या हुआ कि नई राइफल्स दे दी गई। अब उस राइफल्स के अंदर बंगाल की इकाई
जो यहाँ पर मतलब नई कारतूस का इस्तेमाल शुरू हुआ, तो इन कारतूसों को बंदूक में डालने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। अब क्या है ना जी, कि जो गोलियां हैं आजकल तो क्या होता है कि आप बिल्कुल मैगजीन लगाइए और चलाना शुरू कर दीजिए, लेकिन पहले कारतूस को पहले उसमें भरिए और भर करके उसको चलाइए, यानी कि पहले गोली को ठूसिए, ठूस करके फिर उसको दागिए। तो भाई उसको करने के लिए उसके मुंह पर लगा हुआ जो चर्बी था, अब चर्बी क्यों लगी हुई थी उसके मुंह पे? देखिए क्या है ना जी, कि कारतूस जो है वो कारतूस के अंदर भरा हुआ जो मसाला है, अगर वो नमी सोख गया तो नमी सोख गया तो वो वैसे ही नहीं फटेगा, तो उसको एयर टाइट करने के चक्कर में उसके ऊपर ग्लिसरीन की तरह से चर्बी लगा दी गई। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों होता है? अरे भाई, आज भी जो आपके गाड़ी के इंजन में ग्रीस लगाते हैं वो घर्षण तो कम करती ही है, एयर भी पास नहीं होने देती है। तो वो एक प्रकार से चर्बी लगा करके, क्योंकि सबसे सस्ती जानवर की चर्बी पड़ती है, तो जानवर की चर्बी लगा करके उसको क्लॉक कर दिया और उसको फिर खोलने के लिए कि भाई चलो खोलो और फेंको। तो ऐसी स्थिति में यहां पर एक खबर फैल गई, और वो क्या फैली कि यहां पर जो चर्बी यूज की जा रही है ये गाय और सुअर की चर्बी है। गाय और सुअर की चर्बी। अब पूछेंगे आप, गाय और सुअर में चर्बी कहां से आएगी? भाई फैट अपने अंदर जिस प्रकार से होती है ऐसे हर जानवर में भी होती है, तो उनकी जो फैट है उसकी वजह से ये मतलब उसकी फैट से ये काम किया जा रहा है। तो फिर क्या हुआ? तो भाई साहब इसकी वजह से हिंदू और मुसलमान जो थे वो दोनों ही बहुत रूप से, यानी कि बहुत ज्यादा धार्मिक रूप से आहत हो गए। फिर क्या हुआ? तो भाई साहब ये जो आहत होने का कारनामा था, तो यहां पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे ने मेरे प्यारे साथियों 9 फरवरी को इस कारतूस को लेने से मना कर दिया कि हम नहीं लेंगे। अब ऐसी स्थिति में एक मूवी भी बनी है आमिर खान की, आप देख सकते हैं इसे। तो मंगल पांडे ने जब इसको लेने से मना किया तो मंगल पांडे ने एक अंग्रेज अधिकारी के साथ बहस करते हुए उनको मौत के घाट उतार दिया। तो ऐसी स्थिति में कर्नल मंगल पांडे ने जो विद्रोह किया, वो विद्रोह सैनिकों के बीच में एक उत्साह का कारण बन गया, और एक लेफ्टिनेंट बाग भी थे जिनकी यहां पर मृत्यु हो जाती है। अब कहा जाता है कि मंगल पांडे वो व्यक्ति थे जिन्होंने सैनिकों को सिखाया था कि आप नौकरी कर रहे हैं लेकिन गुलाम नहीं हैं। ऐसी स्थिति में जो सैनिक थे उनके अंदर खुद को लेकर के एक इज्जत का भाव पैदा हुआ कि हम जॉब कर रहे हैं लेकिन नौकर नहीं है, नौकरी कर रहे हैं लेकिन नौकर नहीं है। ये जो फीलिंग आना था, यही वो कारण था जिसने भारतवर्ष के अंदर जितने भी सैनिक थे उनके अंदर क्रांति पैदा कर दी, उन्हें यह याद दिला दिया कि आप जो है वो सैनिक विद्रोह कर सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे साथियों 1857 की क्रांति को बहुत बार सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है ना? ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, और ये मंगल पांडे कौन सी बटालियन में थे? तो 4वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के अंदर ये शामिल हो। भाई कुछ लोग बफर बफर लिख रहे हैं यार, थानोस करके कोई व्यक्ति हैं, बार बार ही वो बफर बफर लिख रहे हैं। थानोस तुम्हारी ही दिक्कत है, बाकी किसी को कोई दिक्कत नहीं है, अपना इंटरनेट सही कर लो बेटा, है ना? अच्छा, तो मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का बगल बजा दिया। मंगल पर विद्रोह किए जाने के एक महीने बाद ही 10 मई को मेरठ की सैनिक छावनी में भी बगावत हुई और यह विद्रोह पूरे उत्तर भारत में फैल गया। तो मंगल पांडे जो थे वो पूरी तरह से इस काम को पनपाने वाले व्यक्ति माने जाते हैं। और फिर यह कहा जाता है कि मेरे प्यारे साथियों, इन्हें अंग्रेज सैनिकों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, कोर्ट मार्शल किया गया। कोर्ट मार्शल का मतलब क्या होता है? कोर्ट मार्शल का मतलब होता है सैनिकों के ऊपर खुद की कोर्ट के अंदर अपने ही द्वारा न्याय दिया जाना। आज भी भारतीय सेना में कोर्ट मार्शल की पद्धति है। अगर सैनिक कोई भी अनुशासनहीन कार्यवाही करता है तो सेना की अपनी कोर्ट्स होती हैं जो निर्णय लेती हैं, और ऐसी स्थिति में सैनिक मतलब इसके अंदर क्या किया गया? कोर्ट मार्शल किया गया और उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। अच्छा, अब मेरे प्यारे साथियों, सजा का तो प्रावधान था 18 अप्रैल को दिया जाना, लेकिन वो जो सजा है वो उन्हें 8 अप्रैल को ही दे दी गई, क्योंकि अंग्रेजों को डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि यदि ये सजा जब हम देने लगे तो उस समय सैनिकों में और ज्यादा विद्रोह पनप जाए। ऐसी स्थिति में इन्होंने 10 दिन पूर्व ही ये विद्रोह इसको मतलब फांसी, जो मंगल पांडे था उनको फांसी दे दी थी। ठीक है साथियों, ये सारे के सारे फैक्ट हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। अब ये घटनाएं धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हुई। मंगल पांडे से लोग पर मतलब मोटिवेटेड तो थे ही, अब लोगों ने अंग्रेजों की आज्ञा मानना भी बंद कर दिया। परिणाम क्या निकला वो भी समझ लीजिएगा। आने वाले टाइम में आप पढ़ेंगे कि जब परिवर्तन हुआ कि अंग्रेजों ने क्या किया, इस चीज से निपटने के लिए अंग्रेजों ने किस प्रकार से रणनीति अपनाई, तो आपको समझ में आएगा कि अंग्रेजों ने अब जो सेना का गठन किया वो इस प्रकार से था
कि भारतीय सैनिक और जो विदेशी सैनिक हैं इन दोनों को सेपरेट करना शुरू कर दिया। पहले ऐसा होता था कि ब्रिटिशर्स और इंडियन जो सैनिक थे वो एक साथ रहते थे। अब इन्होंने क्या किया कि ब्रिटिशर्स की जो कम मतलब जो अंग्रेज या गोरी चमड़ी वाले जो सैनिक थे इनकी संख्या सेना में बढ़ा दी, उनके पद बढ़ा दिए, ताकत ज्यादा दे दी, क्योंकि उनको अब ऐसा सैनिक विद्रोह दबाना था। देखिए साथियों, ये तो चलो अंग्रेज थे, लेकिन दुनिया का कोई भी शासन कभी नहीं चाहेगा कि उनके ही द्वारा जिस सेना का निर्माण किया गया वो सेना उन्हीं का तख्ता पलट कर दे। आज पाकिस्तान में सेना को दी हुई ताकत ही है जो कभी भी सरकार को उठने नहीं देती है। यहीं से अंग्रेजों ने सबक ले रखा था, यानी कि 1857 में ही सबक लिया था। यही कहना कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स की जो सेना थी वो मोस्ट डिसिप्लिन्ड सेना कहलाती थी। देखो क्या है ना जी, सेना ऐसी चीज है जो देश के लिए कार्य करती है, किसी व्यक्ति के लिए कार्य नहीं करती है। लेकिन कई बार उसमें ऐसे व्यक्ति निकल आते हैं सेना के अंदर जो देश हित को ध्यान ना रखते हुए खुद का हित ध्यान में रखते हैं, जो तख्ता पलट के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब आप पूछेंगे कि सर आप तो इस घटना के अंदर कमियां गिना रहे हैं भारतीयों की। मैंने कहा कमियां नहीं गिना रहा और अंग्रेजों की प्रशंसा कर रहे हैं। भाई आज का जो प्रशासनिक सिस्टम आप अपनाते हैं ना, जो भारतीय सेना के अंदर जो प्रशासनिक सिस्टम आप अपनाते हैं, ये अंग्रेजों का ही दिया हुआ है जो आप अपनाते हैं। आपने कुछ नया यहां पर नया पद सृजित नहीं किया। पहली बार जाकर के 3 पद सृजित कर पाए हो आप, सीडीएस वीडीएस मिला करके, जिनको लेकर के भी आप कंफ्यूज ही हो कि ये सही किया कि गलत किया। हम जो आज तक सिस्टम अपना रहे हैं, हम पुलिस का सिस्टम वही अपना रहे हैं, हम आर्मी का सिस्टम, नेवी का सिस्टम, एयरफोर्स का सब कुछ तो वही अपना रहे हैं और सक्सेसफुली भारतीय सेना चल रही है। कारण है उसका कि जो सिस्टम इस 1857 की क्रांति के बाद डेवलप किए गए थे ना, वो किसी भी सेना को मेंटेन करने के सबसे शानदार तरीके थे। जैसे अलग अलग रेजिमेंट्स का निर्माण करना, सिख रेजिमेंट का अलग निर्माण करना, जिनका ऐतिहासिक महत्व रहा हो। यानी कि अंग्रेजों ने बहुत ही प्रशासनिक रूप से जबरदस्त कार्य किए थे, जिससे आज आपका भारत इतना सशक्त चल रहा है। ठीक है, गोरखा रेजिमेंट का अलग निर्माण करना, ये सब साध्य हो गई। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। अब होते हैं राजनीतिक कारण क्या थे। राजनीतिक कारण में जब आप लोग जब पढ़ेंगे, बताइए 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था? 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था, ये बताइए। रेजिमेंट क्या होता है बेटा शोभा? आर्मी की जो छोटी टुकड़ी होती है ना, उसे रेजिमेंट कहते हैं। असल में रेजिमेंट को आप रेजिडेंट से समझ सकते हैं, याद रखने में आसानी होगी। कुछ मतलब मान लीजिए कि 80 लोगों का, 100 लोगों का एक टुकड़ी बना दी जाती है। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग था, लेकिन कैनिंग ने जो बोए हुए बीज काटे वो डलहौजी के काटे थे, क्योंकि डलहौजी 1856 में चल दिया। डलहौजी कुछ इस प्रकार के कार्य कर गया था। देखिए पहले क्या था, बहुत ही सिस्टम स्पष्ट रूप से चला करता था अंग्रेजों का। डलहौजी के आने से पहले तक क्या होता था कि अंग्रेजों ने जिन राज्यों को खुद से पनपाया या जिन्हें खुद से राज्य बनाया, उनमें तो वो अपने हिसाब से काम करते थे। लेकिन रियासतों में जहां राजाओं का शासन होता था, वहां से वो केवल टैक्स वसूला करते थे, वो वहां पर किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करते थे। अब ध्यान से सुनिए कि इस प्रकार से समझिए, क्योंकि ये चीज समझना आप लोगों के लिए जरूरी है, तभी जाकर के आपको हड़प नीति समझ में आएगी। देखो हड़प नीति समझने के लिए यहां पर आपको यह समझना होगा कि अंग्रेजों के समय में 3 प्रकार की व्यवस्थाएं हुआ करती थी। पहले वो समझिए, फिर हम हड़प नीति पर चलेंगे। कौन कौन सी व्यवस्थाएं हुआ करती थी? एक ऐसे राज्य जो कि गुलाम थे। किस चीज के गुलाम थे? ऑलरेडी किसी ना किसी के गुलाम थे। या तो उनके ऊपर मुगलों का शासन था, या मराठाओं का शासन था, या फिर वो मतलब अस्त पस्त हालत में थे, जिन्हें अंग्रेजों ने बचाया। यूं समझो जी, जैसे ये बंगाल वाला जो क्षेत्र था, है ना, जो बंगाल हुआ, अवध हुआ, बिहार हुआ, दिल्ली हुआ, ये वो क्षेत्र थे जो कि पहले किसी के और के शासन में थे। प्लासी बक्सर में जीत लिया, अंग्रेजों का शासन हो गया, अब अंग्रेज राज कर रहे हैं। अच्छा, कुछ राज्य ऐसे थे जिन्हें आप यूनियन टेरिटरी कह सकते हैं। जैसे राजस्थान में एक अजमेर मेरवाड़ा करके जगह हुआ करती थी, इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता था, ये अंग्रेजों ने खुद के लिए बनाई थी। जैसे भारत ने जम्मू कश्मीर से अभी 2 यूनियन टेरिटरी बना दी, यानी कि केंद्र सरकार की प्रॉपर्टी है। कई बार आपके मन में सवाल आएगा कि सर यूनियन टेरिटरी बनाते क्यों हैं? तो असल में इसके पीछे का कंसेप्ट ये होता है कि पूरे भारतवर्ष में केंद्र सरकार अपने पास कुछ ऐसे महत्वपूर्ण स्थान सुरक्षित रखती है जिससे कि वो देश के हर कॉर्नर पर नियंत्रण रख सके, जो डायरेक्ट केंद्र के कंट्रोल में हो। अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको चारों तरफ चीजें दिख जाएंगी।
जो कि प्रशासन के रूप से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे आप इधर की तरफ देख लीजिए, दमन दीव दादर नागर हवेली, है ना, पश्चिम के अंदर। उत्तर की तरफ अगर आप चले गए तो जम्मू कश्मीर, दक्षिण की तरफ चले गए तो पांडिचेरी, उत्तर की तरफ चले गए तो आप लोगों को ये सॉरी पूर्व की तरफ चले गए तो अंडमान निकोबार, समुद्र में नीचे की तरफ चले गए तो लक्षद्वीप, बिल्कुल केंद्र में आ गए तो दिल्ली, बगल में आ गए तो चंडीगढ़। ये कुछ ऐसे बनाए जाते हैं केंद्र शासित प्रदेश। आज भी ये केंद्र शासित प्रदेश जिसे आप यूनियन टेरिटरी कहते हैं, ये क्यों कहा, मतलब क्यों महत्वपूर्ण है आज भी यूनियन टेरिटरी? कारण क्यों है? क्योंकि इसकी वजह से मेरे प्यारे साथियों, केंद्र का राज्य पर प्रशासनिक कंट्रोल जबरदस्त होता है, मतलब देश के ऊपर। तो केंद्र अपने लिए कुछ जगह बनाता है, तो ऐसी यूनियन टेरिटरी अंग्रेजों के द्वारा भी बनाई गई। ओके सर, लेकिन अंग्रेजों का प्रशासन हुआ करता था, तो इन प्रशासनिक जगहों पर तो कोई दिक्कत थी नहीं। ओके, अब तीसरी चीज जो थी वो थी मेरे प्यारे साथियों इंडिपेंडेंट राज्य, जिन्हें आप रियासत कहते हैं। क्या कहते हैं? रियासत कहते हैं। रियासत जिसको आप प्रिंसली स्टेट्स भी कहते थे उस समय, प्रिंसली स्टेट्स। ये कौन से होते थे भाई? ये क्या होते थे मेरे प्यारे साथियों? बेटा ईस्ट में है ना आनंदिता, ईस्ट में बंगाल की खाड़ी मिल गई आपको, और पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत सारे राज्य पहले जो थे वो यूनियन टेरिटरी की तरह से काम में लिए जाते थे, लेकिन बाद में उनका यूनियन टेरिटरी का दर्जा हटा दिया, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए था? राज्य का दर्जा चाहिए था, इसलिए वहां पर अफ्स्पा लगा दिया। अफ्स्पा जो है वो एक तरीके से ये समझो कि वहां राज्य तो हैं वो, लेकिन उनके ऊपर शासन केंद्र का ही है। ठीक है बेटा, समझ रहे हैं आप लोग? मतलब वो राज्य तो हैं, लेकिन उस पर अफ्स्पा लगा हुआ है। अफ्स्पा का मतलब हुआ कि वहां पर प्रशासन जो है वो अभी भी केंद्र के पास ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब प्रिंसली स्टेट्स वो थे, जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे राजस्थान के अंदर, राजस्थान में भाई आमेर राजघराना है, मेवाड़ राजघराना है, मारवाड़ है, बीकानेर है। ये प्रिंसली स्टेट्स थे। इनके यहां क्या करना होता था? प्रिंसली स्टेट्स का मतलब होता था कि ये राज्य राजा के अधीन होते थे, और ये बाद तक राजा के अधीन थे। आप ये मत समझिएगा कि अंग्रेजों ने आके राजाओं को भगा दिया, नहीं। प्रिंसली स्टेट्स में कुछ गड़बड़ नहीं थी। ये भारत की आजादी तक ये प्रिंसली थे। तभी तो आप हैदराबाद का निजाम पढ़ते हैं, तभी तो आप जम्मू कश्मीर के अंदर हरि सिंह का शासन पढ़ते हैं। ये प्रिंसली स्टेट अंग्रेजों के जाने के बाद तक भी थे, तब जाकर के इनको मिला के राज्य बनाया गया था। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो एक प्रकार से यहां पर मेरे प्यारे साथियों ये वाला जो पूरा प्रोसेस बनाया गया था, ये प्रोसेस में अंग्रेजों का कोई इंटरफेयर नहीं था, लेकिन यहां पर अंग्रेजों के द्वारा एक रेजिडेंट बिठाया जाता था। रेजिडेंट बिठाया जाता था, यानी कि अंग्रेजों का एक प्रतिनिधि राजा के दरबार में बैठा करता था, जो कि राजा के उन मसलों पर, जिन मसलों पर राजा निर्णय कर रहा है, उन मसलों पर अपने द्वारा राय व्यक्त किया करता था। और राजा ने क्या निर्णय लिया, वही निर्णय ये रेजिडेंट केंद्र में अंग्रेजों को, यानी कि अंग्रेजों के हेडक्वार्टर को बताया करता था। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? रेजिडेंट का मतलब हुआ एक सेना का अधिकारी, कर्नल रैंक का अधिकारी। जैसे मेवाड़ का रेजिडेंट हुआ करता था कर्नल जेम्स टोड, ठीक है ना, जिनके ऊपर आप कर्नल जेम्स टोड हमारे राजस्थान के लेखक कहे जाते हैं, मतलब राजस्थानी इतिहास के जनक कहा जाता है भाई साहब उनको। मतलब एक प्रकार से समझिए, हाँ, काइंड ऑफ एम्बेसी, बिल्कुल सौभाग्य ने सही कहा। यानी कि ये एक प्रकार का प्रतिनिधि था अंग्रेजों का, जो राजा के दरबार में बैठा करता था। इसकी अनुमति के बिना राजा कोई निर्णय नहीं ले सकता था। हालांकि दिखाते तो राजा कोई बड़े थे, लेकिन ये रेजिडेंट अगर कोई भी कार्य ऐसा किया जा रहा है जो अंग्रेजों के हित में नहीं है, तो ये उस कार्य को नहीं होने देता था। और अगर नहीं माना तो अंग्रेज यहां पर सेना की चढ़ाई कर देते थे। हो गया सारा काम। समझ में आ गया आप सभी साथियों को? जो पहले से गुलाम थे, जिन्हें इन्होंने डेवलप किया, वो मेरे प्यारे साथियों जो थे नए राज्य थे, नई रियासतें थी। वो रियासतों में भी राजा का शासन हुआ करता था। ध्यान से सुनिएगा, जो अंग्रेजों के समय आजाद थे वो बाद में भी आजाद रहे, लेकिन वहां केवल रेजिडेंट बैठा। जो अंग्रेजों के समय, यानी अंग्रेजों ने जब सत्ता संभाली उस समय आजाद नहीं थे, वो मराठाओं के गुलाम थे, या फिर अवध के गुलाम थे, या बंगाल के गुलाम थे, वो बाद में भी गुलाम रहे, लेकिन वो बाद की गुलामी को रिकॉग्नाइज डलहौजी ने किया। दोबारा से सुनना, ये बहुत कम लोगों को बात पता होती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। दोबारा से सुनिए,
राजा के लिए रियासतें दो प्रकार की हुई, प्रिंसली स्टेट दो प्रकार के हुए। एक वो जो अंग्रेजों के समय भी आजाद थे, एक वो जो गुलाम थे। राजा तो थे लेकिन किसी और को अपनी चुंगियां दिया करते थे। वो जो गुलाम राजा थे, वो राजा अब अपना गुलामी टैक्स किसको नहीं दे रहे थे? मराठाओं को नहीं दे रहे थे। उसके स्थान पर अब किसको दे दिया? अंग्रेजों को दे दिया। या अंग्रेजों ने उन्हें यह क्षेत्र जितवा दिया, जितवा करके एक प्रकार से उनकी राजशाही वापस लौटवा दी। तो अब ये अंग्रेजों के वफादार कहलाए। अरे बोलो, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यानी राजा दो प्रकार के हुए, एक आजाद वाले, एक गुलाम वाले। गुलाम वाला भी राजा ही कहलाया, लेकिन वो राजा अब अंग्रेजों का डायरेक्ट गुलाम है, यानी कि अंग्रेजों का डायरेक्ट इंटरफेयर है। बोले आप कहेंगे सर यहां पे भी तो है रेजिडेंट का इंटरफेयर, या केवल रेजिडेंट है? यहां पर तो डलहौजी ने नियम ही बदल दिया और कहा कि ऐसे राज्य जो हमारे समय में गुलाम थे, यानी कि जिनको गुलामी हमने छुड़वाई या हमने अपने साथ जोड़ा, अब वहां पर अगर कोई राजा अपने यहां पर संतान नहीं रखता है, यानी जिसके खुद के बेटा नहीं है, वो किसी और का बेटा गोद नहीं ले सकता। अब समझ में आएगी आपको सारी कहानी। ये थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। आपको ये ध्यान से समझना होगा कि ये इन रियासतों पर एप्लीकेबल नहीं था। किन पर नहीं था? जो कि उस समय भी इंडिपेंडेंट थे, उन पर एप्लीकेबल नहीं था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स केवल उन पर एप्लीकेबल था जो कि अंग्रेजों के समय में हाथ मतलब अंग्रेजों की वजह से आजादी पाए थे। उदाहरण उसमें झांसी था। आगे बात समझ में? तो ये मत समझना सभी रियासतों पर लागू होता था, नहीं। ये कई बार फंसाने वाला सवाल पूछा जाता है। क्लियर हो गया? हाँ भाई, पेन के यूज पर कौन है भाई? सूरज कुमार। अभी तो कुछ भी उसकी एक्टिविटी दिखाई नहीं दी है। एनीवे, चलिए, तो उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा, सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इस यूटी में भी कोई यूज नहीं था, केवल इस जगह यूज था। और यह कहा गया था कि भैया ऐसे क्षेत्रों के अंदर हम लोग सत्ता परिवर्तन में इंटरफेयर करेंगे। हमने कह दिया, डलहौजी ने कह दिया कि अब आप लोग अपनी वंशानुगत सत्ता नहीं चलाएंगे। हमारे कहने पर यदि आपके खुद के कोई पुत्र नहीं है तो आप किसी और का पुत्र यहां पर नहीं बिठा सकते। आप हमसे पूछेंगे, वो सत्ता अब हमारे अधीन डायरेक्ट आ जाएगी। क्लियर हो गई सारी बातें? डन। चलिए, तो ये था मेरे प्यारे साथियों सारा के सारा कारण, जिसके कारण ये जो हड़प नीति थी, इसके कारण, ये दत्तक पुत्र के कारण सतारा, नागपुर और झांसी जो ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया था, इसी प्रोसेस के कारण। तो ये जो राजा लोग थे जो दत्तक प्रथा के कारण अपने यहां पर अपनी नई संतान को नहीं बिठा पाए थे, वो मेरे प्यारे साथियों इसके विद्रोह में पार्टिसिपेट कर दिए। तो पहली बात, सैनिक मिले। सैनिक क्यों मिले? एनफील्ड राइफल के कारण। नंबर दो, आपसे कई बार पूछा जाता है कि सारे राजा इसमें शामिल क्यों नहीं हुए? तो भाई सारे राजाओं के अंदर, राजाओं में भी तो सुप्रीमेसी होती थी। किस बात की सुप्रीमेसी? की हाँ भाई तुम लोग तो पहले भी गुलाम थे, अब भी गुलाम हो, हम तुम्हारा साथ क्यों दें? तो ऐसी स्थिति में इनके साथ में हर राजा नहीं मिला, इसलिए ये क्षेत्रीय आधार पर ही सीमित रह गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? यहां पर जब बहादुर शाह द्वितीय के वंशजों को लाल किले में ही रहने की पाबंदी लगा दी, क्यों? अरे भैया ये तो मुगल तो पहले ही हार चुके थे बक्सर के युद्ध में, तो अंग्रेज इनके साथ ट्रीटमेंट भी वैसे करने लगे। तो एक प्रकार से अंग्रेज जो अभी तक ये दिखाया करते थे कि हम व्यापारी हैं, अब वो धीरे धीरे 1857 के आते आते ऐसे हो चुके थे कि वो एक प्रकार से हर जगह पर अब शासन करना चाह रहे थे। पहले वो क्या करते थे, अपने आप को ये दिखाते थे कि हमें केवल व्यापार करना है, शासन नहीं करना है। लेकिन अब वो शासन करने के इच्छुक हो चुके थे। धार्मिक और सामाजिक कारण, वो कौन सा कारण था जिसकी वजह से भारत के लोगों की आस्था जो थी वो प्रभावित हो गई थी? कारण क्या था? देखिए, अब दो बातें थी यहां पर। हो क्या रहा था, भारत में कुछ कुरीतियां चल रही थी। उन कुरीतियों को हटाने के लिए अंग्रेजों ने जब हाथ पांव मारने शुरू किए तो कुछ मिथ्या फैल गई। मिथ्या क्या फैल गई मैं आपको वो बताता हूं। मिथ्या क्या, सच्चाई भी थी। अंग्रेज यहां क्या करते थे कि अंग्रेजों को लगता था कि इंडिया में ना क्रिश्चियन लोग नहीं है, इसलिए भारत के वो वफादार भी नहीं है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि भारत के अंदर जो धार्मिक आधार पर असमानता है इसका फायदा उठाया जाए और धर्मांतरण करवा दिया जाए। धर्मांतरण करके जो अंग्रेज हैं वो
ऐसे जो मतलब दलित कुचित वर्ग के जो व्यक्ति हैं, उन्हें अपने साथ क्रिश्चियनिज्म में अगर कन्वर्ट कर लिए तो इस आधार पर अंग्रेजों को एक मास बेस मिल जाएगा। लेकिन इस आधार पर जो कम्युनिटी थी, जो इंडियन रेजिडेंट्स थे, उनके अंदर एक भयंकर आक्रोश था कि तुम हमारी कमियों का फायदा उठा करके तुम्हारे नंबर बढ़ा रहे हो, ये ठीक नहीं है। इस वजह से लोगों के अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश था। दूसरी बात, भारत के जो परंपरागत वेशभूषा थी उसके अंदर परिवर्तन हो चुका था। जैसे पहले लोग धोती कुर्ता पहना करते थे, अब कोट पैंट का शासन आ चुका था। पहले लोग शराब पीना अच्छा नहीं मानते थे, अब शराब फैशन हो चुकी थी। बहुत सारे पश्चिमी सभ्यता के कारक, जैसे कि मतलब अश्लीलता का प्रदर्शन वगैरह, ये सब चीजें बहुत कॉमन हो चुकी थी। इससे भारतीय समाज में एक आक्रोश था। अब इस आक्रोश के कारण एक कारण और बना, और वो क्या था मेरे प्यारे साथियों, कि यहां पर अंग्रेजों ने भारत में चली आ रही कुछ प्रथाओं पर इंटरफेयर कर दिया। तो भाई साहब, पहली बात तो ये कि आपसे पहले ही नाराजगी है, और दूसरा, आप कुछ सही करना चाह भी रहे हैं तो फिर हमारे में ही क्यों, वही वाली बात, तो हम खुद ही कर लेंगे, तुम कौन, वो वाली बात थी। तो भाई साहब, अंग्रेजों ने क्या किया, सती प्रथा पर रोक लगा दी। अच्छा, अगर आप देखें तो आज भी हम जब सती प्रथा की बात करते हैं तो समाज में आज भी दो धड़े विराजमान हैं जो सती पूजा करते हैं। सती पूजा का मतलब, सती क्या होती है? सती वो जो पति के मरने के बाद में पति के साथ ही अग्नि कुंड पे प्रवेश कर जाती हैं, वो महिलाएं, उन्हें सती कहा जाता है। अब आप सोच के देखिए, भारत में जो इतिहास है उसमें बहुत सारी सतियों का जिक्र हुआ है। जौहर जो है वो आज भी हमारे यहां पर बहुत ज्यादा इज्जत और महत्व के साथ दिमाग में लिया जाने वाला कार्य है। वो तो था चलो उस समय की परेशानियां, लेकिन बाद में लोगों ने इसे एक प्रथा बना लिया। अगर किसी महिला का पति कम उम्र में मृत्यु प्राप्त हो जाता था तो उसकी वाइफ को उसी के साथ चिता पर बिठा करके जला दिया जाता था। ये होने को तो बहुत बड़ी सामाजिक कुरीति थी, और इस सामाजिक कुरीति के कारण देश के अंदर बहुत ज्यादा महिला वर्ग जो थी वो पीड़ित थी। अंग्रेजों को यह बात समाज सुधारकों के माध्यम से पता चली। उस समय चाहे आपके मतलब बहुत सारे मतलब ईश्वर चंद्र विद्यासागर हों, है ना, मतलब ये जितने भी थे, दयानंद सरस्वती हों, इनकी वजह से मेरे प्यारे साथियों अंग्रेजों को यह बात पता चली कि यार ये चीज ठीक तो नहीं हो रही है। तो भाई अंग्रेजों ने इसमें इंटरफेयर करते हुए सती प्रथा को बैन कर दिया। अब इनको बैन कर दिया तो ऐसी स्थिति में हिंदू राजाओं को लगा, मतलब हिंदू लोगों को लगा कि आप हमारी कल्चर में इंटरफेयर कर रहे हो। जैसे आज भी देखो, आज सबरीमाला मंदिर प्रवेश के अंदर जब मंदिर प्रवेश की सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी तो लोग विरोध में क्यों हो खड़े हो गए कि आप हमारी प्रथाओं में इंटरफेयर मत करो। सबरीमाला के मुद्दे की बात हो, या फिर वो जो मुंबई के अंदर कौन सी मजार मस्जिद है, वो क्या नाम है उसका, हाजी अली दरगाह जो है, उस हाजी अली दरगाह के अंदर प्रवेश की बात हो, लोग विरोध में क्यों उतर आते हैं? रीजन है क्योंकि भाई आप हमारी प्रथाओं में इंटरफेयर कर रहे हो, जबकि वो सुधारात्मक हो सकती हैं, लेकिन लोगों में आक्रोश था। इस वजह से लोगों ने, जब सैनिकों ने विद्रोह किया तो लोगों ने सैनिकों का सम्मान किया। जहां जहां से सेना गुजरी, हमारे राजस्थान में भी 1857 का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। ऐसी स्थिति में हमारे राजस्थान में तो ऐसे ऐसे दृश्य भी देखे गए, जहां जहां से सेना गुजरी लोगों ने उन पर फूल बरसाए। जो विद्रोही सैनिक जा रहे थे कि भैया अब हमने अंग्रेजों का साथ छोड़ दिया है, उनके ऊपर फूल बरसाए गए। समझ रहे हैं? तो ऐसे कार्यक्रम यहां हुए। आर्थिक आर्थिक कारण तो देखिए सबको पता ही है, क्या कि लोग जो थे वो बहुत ज्यादा तरीके से त्रस्त हो चुके थे। क्यों त्रस्त हो चुके थे? क्योंकि वही वाली बात कि अंग्रेज कच्चा माल यहां से ले जाते थे, बना बनाया माल वहां से मशीनों के माध्यम से लेके आते थे। तो हमारा यहाँ का जो जो लोकल क्या कहते हैं उसको, जो इंडस्ट्री था, जो कि हथकरघा का इंडस्ट्री था या फिर बुनकर इंडस्ट्री था, सूती कपड़ा बनाने का जो विभाग था, वो पूरी तरह त्रस्त हो चुका था, वो पूरी तरह बेरोजगार हो चुके थे। लेकिन अब उनकी जमा पूंजी को भी ये अंग्रेज ले जा रहे थे अपना सामान बेच बेच करके। तो ऐसी स्थिति में इकोनॉमिक कारक ये बना कि लोगों के अंदर बहुत ही ज्यादा तरीके से क्या थी, एक घृणा का भाव था इन लोगों के पीछे। सैनिक कारण तो मैंने आपको बता ही दिए, पहले सैनिक कारण तो मैंने आपको बताए, और दूसरे सैनिक कारण ये होते थे कि समान पद पर भी अगर कोई सैनिक है, अंग्रेजों के अंग्रेज है एक तो, और एक अगर इंडियन है, तो इन दोनों को समान पद पर होते हुए भी वेतन, भत्ते और जो सुविधाएं थी, इनमें बहुत ज्यादा अंतर रखा जाता था। तो ऐसी स्थिति में यह कारण तो हुआ ही, एक कारण यहां और हो गया। डलहौजी के तुरंत बाद जो कैनिंग आए, इन्होंने आदेश ये दे दिया कि इंडियंस को अब विदेशों में भी सेवा देनी पड़ेगी।
यानी भारतीय सेना जो है वो भारत में ही नहीं बाहर भी जाकर के सेवाएं देंगे। और भारतीयों की मानसिकता ये थी कि हम लोग समुद्र की यात्रा करना उस समय अपराध समझते थे। हमारी मानसिकता ये होती थी कि समुद्र की यात्रा जो है वो एक प्रकार का अभिशाप है, बुराई है, पाप है, यूं समझिए। तो ऐसी स्थिति में भारतीय सेना में इस बात का एक अलग विरोध था कि यार अब तो ये लोग हमको समुद्र की यात्रा भी कराएंगे। अब होगी कोई ना कोई साइकोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट होगा उस समय, अब कारण क्या था ये तो नहीं पता है मुझे भी, लेकिन उन्हें मतलब समुद्र से यात्रा करना जो है वो बुरा लगता था। तो ऐसी स्थिति में अब हुआ ये मेरे प्यारे साथियों कि ये जो सारी चीजें थी ये अंग्रेजों के अंदर प्रॉपर तरीके से, मतलब सैनिकों के अंदर प्रॉपर तरीके से एक प्रकार का, है ना, मतलब दोष बन चुकी थी। और इसके कारण मेरे प्यारे साथियों अंग्रेज और भारतीय सेना, अंग्रेज और राजा, अंग्रेज और किसान, अंग्रेज और उद्योग, ये सारे लोग विरोधी हो गए। अब विरोध का कभी तो भांडा फूटना ही था। तो भांडा फूटने की शुरुआत जो मैंने आपको बताई वो बताई थी कहां से, कि 9 मई को मेरठ के अंदर 1857 में विद्रोह की शुरुआत हुई। यहां पर हुआ ये कि कुछ भारतीय सिपाहियों ने अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या कर दी और वो 10 मई को दिल्ली बढ़ गए। मुसीबत ये हो गई कि यहां पर कोऑर्डिनेशन का अभाव था। सैनिक तो हर जगह के परेशान थे, लेकिन कोऑर्डिनेशन ये नहीं था कि एक साथ सभी लोग छुट्टी पर चलेंगे। यहां पर बस जिस तरह उबाल आया वो लोग आगे निकल लिए, ये बिना सोचे समझे कि अगर एक साथ बहुत सारे क्षेत्रों में ये कार्यक्रम किया जाएगा तो इसकी वजह से अंग्रेजों की मुट्ठी भर जो सेना है वो एकदम सरेंडर कर देगी। लेकिन गलती जो थी वो यही थी कि इन लोगों ने एकदम भाव में आते हुए तुरंत अपनी रणनीति बनाई और ये लोग बाहर निकल पड़े और दिल्ली की यात्रा पर चल पड़े। दिल्ली की यात्रा पर इसलिए चल दिए क्योंकि वहां पर जो मुगल बादशाह बहादुर शाह जो थे वो जो गिरफ्तार थे उनको, मतलब जो नजरबंद थे उनको देश का वापस से राजा बनाया जाए। बिल्कुल आज जैसे अपन ने करंट में पढ़ा ना नेपाल वाली स्टोरी की, नेपाल के अंदर क्या कहा जा रहा था कि भाई हमको राजशाही वापस चाहिए। क्यों? क्योंकि वही पुराने दिन अच्छे थे हमारे। तो यहां पर अंग्रेजों के दिन लोगों को पसंद नहीं आए, बोले हमारे तो पुराने दिन ही अच्छे थे जब हमारे ऊपर मुगल शासन किया करते थे। तो ऐसी स्थिति में वो लोग वापस पुराने दिनों की याद में दिल्ली चल पड़े और इन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया कि राजा आप ही हो, बाकी तो ये सब कचरा पट्टी है। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों ये सारा काम हुआ। धीरे धीरे इस बात की खबर जो है लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, बनारस, बिहार, झांसी, इन सब जगह फैल गई। सब जगह से सारे सैनिकों को दिल्ली बुला लिया गया, दिल्ली चलो के नारे लगने लगे। और मेरे प्यारे साथियों ये जो सारा कार्यक्रम था शुरू मई में हुआ था, लेकिन 21 सितंबर तक अंग्रेजों ने वापस इस पर कंट्रोल पाना शुरू कर दिया था। ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग अंग्रेजों के सही, मतलब जो अंग्रेजों की तरफ से सैनिक लड़ रहे थे उनमें कई अंग्रेजों की मौत भी हुई, जिनमें जॉन निकोलसन जो था वो प्रमुख माना जाता है जिसकी मृत्यु हुई। लेफ्टिनेंट हडसन ने क्या किया, एक करके मतलब सेंधमारी करवा दी। किसके कारण सेंधमारी करवा दी? जो मुगल बादशाह बहादुर शाह थे इनके परिवार में सेंधमारी करा दी। बहादुर शाह जो थे वो बेचारे बुजुर्ग आदमी थे, मतलब उनकी डुगडुगी हिल रही थी। वो कह रहे थे कि मैं राजा बनना ही नहीं चाहता हूं, लेकिन सैनिकों ने कहा नहीं आप ही राजा बनोगे। अब ऐसी स्थिति में भाई वो चाह रहे हैं वो नहीं चाह रहे हैं। अब राजा जी के बच्चे मरवा दिए कि कहीं ऐसा ना हो कि राजा जी अपने पुत्रों को देके चले जाएं, तो अंग्रेजों ने उनके बच्चे मरवा दिए। तो ये सारी चीजें ऐसी थी जिनकी वजह से मेरे प्यारे साथियों अंग्रेजों ने भारत के अंदर जो विद्रोह देखा, उस विद्रोह में मैंने सारे पॉइंट आपको इस तरह से सुनाए हैं ताकि आपको सुनते सुनते उसके फेल होने का कारण भी याद अपने आप होता चला जाए। मैं फेल होने के बारे में बता नहीं रहा हूं, लेकिन मैं जो सफलता का जो कारण है वो उसको प्रकाश आपके सामने रख इस प्रकार से रहा हूं जिससे ये फेल होने के कारण आप पैरेलली याद करते चलें कि ये काम फेल क्यों मार गया। जैसे मैंने आपको कहा कि भाई इन्होंने अपने गुस्से में आके शुरू कर दिया, लेकिन ऑटोमेटिक आपको लग गया अरे यार यही सी कारण तो फेल मार गए। मैंने कहा यार बहादुर शाह की डुगडुगी हिल रही थी, तो आप कहेंगे यार बहादुर शाह को नेता बना दिया जो आदमी बूढ़ा हो रखा है, तो फिर हारना ही था, है ना। फिर मैंने आपको कारण बता दिया कि रियासतों में केवल कुछ ही रियासतें थी, तो आपके दिमाग में आ गया कि यार कुछ ही रियासतें क्यों थी, तो वो आपके दिमाग में आ गया। फिर सती प्रथा के अंदर मैंने दूसरा पॉइंट बता दिया कि समाज सुधारक चाहते थे कि काम हो और दूसरे लोग चाहते थे कि काम ना हो। तो भाई ऐसी स्थिति में समाज का एक धड़ा अंग्रेजों के साथ हो गया जो कि ये मानता था कि अंग्रेज कुछ सकारात्मक कार्य समाज के लिए कर देंगे। तो मैंने आपको हर जगह वो चीज बताई है जिसकी वजह से आपको ये फीलिंग साथ साथ आएगी कि 1857 की क्रांति फेल क्यों मारी। फेल से मतलब हुआ कि भाई साहब उस समय हम आजाद क्यों नहीं हुए, जब वो स्वतंत्रता संग्राम था ही तो हम आजाद क्यों नहीं हुए, और उसे स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाए। या फिर अभी एक सवाल बहुत तगड़ा पूछा जाता है
स्टेट पीसीएस और यूपीएससी का बहुत प्यारा सवाल है। अंग्रेज तो कहते हैं कि 1857 की क्रांति एक एक सैनिक विद्रोह था, जबकि मेरे प्यारे साथियों जब आप ये पढ़ेंगे ना, ये सारे के सारे नाम ये पेपर में पूछे जाते हैं, जबकि सावरकर साहब ने किताब लिखी कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था वो। तो ये स्वतंत्रता संग्राम और अंग्रेज कहते थे कि एक सैनिक विद्रोह था। ये देखिए जॉन लॉरेंस वगैरह क्या कहते हैं, ये सैनिक विद्रोह था। तो फिर ये सवाल पूछा जाता है कि सैनिक विद्रोह था कि स्वतंत्रता संग्राम था। अब आप पूछेंगे इन दोनों में क्या अंतर होता है? अंतर ये होता है साहब कि सैनिक विद्रोह का मतलब हुआ सैनिकों को समस्या थी, सैनिकों ने बवाल काटा, उनकी समस्या सॉल्व हो जाएंगी तो वो वापस काम कर लेंगे। वो देश आजाद करवाना ही नहीं चाहते थे, ऐसा भी कह सकते हैं ना। अच्छा, लेकिन मेरे प्यारे साथियों इस चीज की व्याख्या जब सावरकर साहब ने दी कि बेटा स्वतंत्रता संग्राम था, तो इसकी व्याख्या उन्होंने बहुत तरीके से दी। उन्होंने कहा कि बेटा अगर ये सैनिक विद्रोह होता ना, तो तुम यहां पर से तुरंत अपनी लैप्स की नीति को हटाते नहीं। तुमने 1858 के अंदर जो संशोधन विधेयक पारित किया, उसमें तुमने कंपनी का शासन ही बंद कर दिया। तुमने सीधी की सीधी हुकूमत ब्रिटिश जो उस समय की महारानी थी उनके अधीन कर दी। कहने का मतलब यह है कि उल्लू ना बनाओ, तुम बेटा समझ चुके थे कि तुम्हारा पत्ता नहीं चल रहा है, इसलिए तुमने कंपनी से शासन तो अपने हाथ में ले लिया। सैनिक विद्रोह था तो दबाई लिए होते हैं। इसके बाद में तुमने यहां पर बहुत सारे परिवर्तन किए, जिसमें से गवर्नर जनरल का पद तुमने खत्म कर दिया, नया वायसराय का पद तुमने सृजित कर दिया, लैप्स नीति का तुमने त्याग कर दिया, सेना के अंदर इतने परिवर्तन कर दिए। इतने सारे परिवर्तन क्यों कर दिए बेटा तुमने, अगर तुमको ऐसा ही लग रहा था तो ये आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में बात करते हुए बताते हैं कि तुम्हें भी पता चल गया था कि अगर ये फैलता तो तुम बेटा भाग पड़ते यहां से। बस ये है कि ये सीमित रह गया, इस कारण से तुम निकल नहीं पाए, नहीं तो बेटा आजाद तो हम बहुत पहले ही हो जाते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो सावरकर साहब ने लोगों को जब ये वाली बात बताई ना, तो इसकी वजह से लोगों को ये कॉन्फिडेंस आया कि हाँ यार हम तो आजाद होने का पहले भी प्रयास कर चुके हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये विद्रोह के ना फैलने के जो कारण थे, विद्रोह क्यों मतलब सीमित रहा, ये मैंने आपके सामने सारे कारण लिख दिए हैं। ये सारा की सारा देख लीजिएगा, ये सारी की सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, कैसे हुआ क्या हुआ, ये सारे कारण मैंने आपको साथ साथ समझा दिए हैं। परिवर्तन क्या हुए ये मैंने आपके सामने बता दिए। 1858 का एक कानून पारित हुआ जिसके अंदर राज्य सचिव की नियुक्ति की गई कि भारत के लिए एक डेडिकेटेड व्यक्ति जो है वो क्या बना दिया गया, राज्य सचिव बना दिया गया था। एक फिर उसकी सलाह देने के लिए 15 सदस्यीय समिति बना दी गई कि वो उस राज्य सचिव को अपनी तरफ से सलाह दिया करेगी। हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया। सरकारी जो सेना थे उसके अंदर भारतीयों और सैनिकों का अनुपात जो है वो बदल दिया गया। अब अनुपात में परिवर्तन कर दिया गया, 2:1 में रखा जाने लगा, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। जहां जहां पर वो चीजें हुई थी वहां पर सैनिकों की संख्या कम कर दी। सिख, गोरखा और जो पठान जो इनके समर्थक हुआ करते थे, क्योंकि भारतीय सेना के अंदर भी सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, इन्होंने विद्रोह दबाने में अंग्रेजों का साथ दिया था, तो इनको जो है वो लड़ाकू जाति घोषित कर दिया गया और इन्हें उचित स्थान दिया गया, सम्मान दिया गया। तो ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों फाइनली 1857 की क्रांति अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंची। तो इसके बारे में बहुत सारे इतिहासकार कुछ ना कुछ कहते हैं। तो भैया ये है आपके इतिहासकारों के मत जो हमने लगा आपके सामने बता दिया है। इन सारे कंटेंट को आप बड़ी शिद्दत से पढ़ लीजिएगा। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको याद करनी है, आपके परीक्षा उपयोगी हैं, आप इन्हें अवश्य याद करिएगा, ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न जितना ज्यादा हो सके रट लीजिएगा। मैंने आपको कारण और कहानियां तो सुनाई, लेकिन जनाब आपको ये याद करना होगा खुद से। क्या क्या? दिल्ली में किसके नेतृत्व में हुआ, यहां पर ब्रिटिश नायक कौन था, कानपुर में किसके नेतृत्व में, लखनऊ में किसके नेतृत्व में, झांसी में किसके नेतृत्व में, ये सब चीजें आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। इलाहाबाद में किसके नेतृत्व में, जगदीशपुर, बरेली, इन सब के बारे में। और 1857 के संबंध में लिखी गई पुस्तकें कौन सी थी, ये सारी की सारी आप ही को याद करनी पड़ेंगी, इसमें मेरा कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। डन है? ये लीजिए मेरे प्यारे साथियों, इतना सारा नहीं है बेटा, ये स्लाइड्स हैं, अगर A4 पर डालोगे तो 4 पन्ने भी नहीं है। ये यहां पर स्लाइड में एक पन्ने पे एक लिखा गया, इतना सारा लिख रही है एक बच्ची, इतना सारा। ये एक स्लाइड है, ये एक स्लाइड है, ये एक स्लाइड है, एक एक लाइन बनेगी अगर A4 पर डालोगे तो। ठीक है, चलो, हो गई क्रांति, मस्त रहो। हाँ जी, आपका मत शुभम पूछ रहे हैं, शासन सही था या गलत। शुभम सवाल तो बहुत अच्छा पूछा है आपने। अंग्रेजों के शासन को सही केवल तभी
मैं कह सकता हूं जब मुझे मेरी आजादी से प्यार ना हो। आज मैं आपके सामने कुछ बोल रहा हूं, मैं आपको दिन भर पढ़ा रहा हूं, और पढ़ाते समय मैं सरकार के क्रिटिसिज्म में भी कुछ बात बोल देता हूं, मैं सरकार की तारीफ में भी कुछ बात बोल देता हूं। ये जो मुझे आजादी है, अगर ये मुझे प्यारी ना हो तो मैं अंग्रेजों के शासन को अच्छा कहूं। मेरे प्यारे भाई, अंग्रेज वही वाली बात है ना कि साहब आपको जंजीरों में जकड़ के रखा जाए, लेकिन वो जंजीरें सोने की हों, तो क्या आप सोना देख करके खुश हो जाएंगे? बस इतना ही है अंग्रेजों के शासन की व्याख्या, कि उन्होंने आपको बहुत कुछ दिया हो, चाहे आपके यहाँ संसद बनाई हो, चाहे आपके यहाँ पे राष्ट्रपति भवन बनाया हो, चाहे यहाँ पे आपके ट्रेन लाए हो, तोपखाना लाए हो, सब कुछ लाए हो, सब कुछ आज एज इट इज चला आ रहा है, लेकिन वो जंजीर, सोने की जो सारी चीजें है ना, लेकिन वो जंजीर है। सोना पहनाया तो सही, लेकिन उससे आपको जकड़ दिया गया। तो ऐसी स्थिति में आप मुझे बताइए कि इस आजादी का, इस शासन का आप क्या करेंगे? तो ऐसा शासन किसी भी समय एडमायरेबल नहीं हो सकता। आप इसकी वैल्यू तभी समझेंगे जब आपको आजादी के सही मायने पता होंगे। और आजादी के बहुत से मायने तो केवल इस बात से समझ में आ जाते हैं कि जब आप कुछ बोलें और आपको बोलने से कोई ना रोके, यही आपका सबसे बड़ी आजादी आज के जमाने में निकल के आती है। आज भी बहुत सारे लोग विद्रोह इसीलिए तो करते हैं कि सरकार के खिलाफ कुछ बोला गया तो सरकार ने उनके ऊपर वो धारा 124A लगा दी। ये सब चीजें आपको आजादी के मायने सिखाती हैं। तो अंग्रेजों का शासन किसी भी प्रकार से, चाहे वही वाली बात है, ये समझ में आ जाना चाहिए। चलिए, देश अगर आजाद हो जाता तो देश कैसे चलता उस टाइम? राहुल गौरान, ये बहुत ही मतलब वैसा क्वेश्चन है राहुल, कि मतलब इसके बारे में अगर मुझसे पॉइंट पूछो तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर 1857 में हम आजाद हो गए होते ना, तो दुनिया में आज इंडिया अपने आप में सबसे समृद्ध देशों में से एक होता। सबसे बड़ी बात, आज जो हमारी सेना का, हमारी जीडीपी का इतना प्रतिशत सेना पर खर्च होता है, क्योंकि हम पाकिस्तान से लड़ते रहते हैं। हमारा वो युद्ध ही ना होता, आज सांप्रदायिकता का उन्माद जो आए दिन सिर पर चढ़ा रहता है, हम ऐसे होते ही ना। आज हमारा देश इतना यूनिक देश होता कि दुनिया यहां से मिसाल लेती अगर हम 1857 में आजाद हो जाते। भले ही कोई ये कह दे कि सर उस समय 4 देश बन जाते, 5 देश बन जाते, रियासतें होती, कोई बात नहीं, लेकिन सब समृद्ध होते। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? जैसे यूके है, 4-5 जो है वो यूके के अंदर आज भी प्रोविंसेस हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? समझ रहे हैं आप? मैं तो इस तरह से देखता हूं। अच्छा, नाहर सिंह मौर्य, 1 मिनट बेटा, वेरी गुड, आपने सही किया। आपने जो भेजा है, मैं ये चीज जो है नाहर सिंह उनको भेज देता हूं। रुकिए बेटा, इनका A4 PDF डालना है, ठीक है बेटा, 1 मिनट रुको। मैं है ना इस चीज को स्क्रीनशॉट ले लेता हूं और मेरी टीम को भेज देता हूं। नाहर सिंह, थैंक यू सो मच बेटा। ऐसे लिख करके मुझे दे देना, ताकि क्या है, मैं मेरी टीम को बता दूंगा कि क्या क्या छूट रहा है। 1 मिनट बेटा। कर दिया बेटा मैंने, है ना, हो जाएगा। थैंक यू सो मच। बीयू कुमार बेटा, वो लिख के दे दो यार, मुझे ऐसे याद नहीं रहता है ना। चलो शुरू करें। आज के लिए बाय बाय करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर।